हाँ जी बच्चों, आवाज मेरी ठीक आ रही है? पहले तो ये बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों। यस सर। अब मेरी बात सुनो। आपका मैं कैमरा तो ऑफ ही रख रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे अब जरा देखिएगा, ये आपका चैप्टर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसमें मैंने लास्ट क्लास में बाइनोमियल की एमसीक्यू भी करवाए थे आपको सेट बी के, और आपके एग्जाम्पल सारे करवा दिए थे, कुछ नहीं छोड़ा था। नोट्स भी आपको शेयर करवा दिए। अब पहली बात तो ये है कि तुम्हें अभी क्या क्या करना, तुम्हें क्या करना, क्योंकि मैंने तो अपने हिस्से का काम कर दिया है। अब तुम्हें अपने हिस्से का काम पहले मैं करवा देता हूँ, पहले तुम्हें बता देता हूँ, फिर करोगे नहीं करोगे वो तुम्हें देखना है। एक तो आज की क्लास खत्म होने के साथ साथ, आज की क्लास खत्म होने के साथ साथ तुम कर सकते हो सेट ए का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, तुम कर सकते हो सेट ए का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक, आज की क्लास खत्म होती है, ठीक है? ये तुम कर सकते हो। तो सेट ए का 1 से लेकर 27 तक तुम्हारा होमवर्क। सेट बी की अगर बात करें तो सेट बी का भी मैं 1 से लेकर आपको पता नहीं 5 तक तो करवा ही चुका था, मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने शायद 6, 7 और 8 होमवर्क दिए थे। अगर नहीं दिए थे कोई बात नहीं, अगर नहीं दिए थे तो भी कोई बात नहीं। अब आज की क्लास के बाद तुम कर पाओगे 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन, 1 से लेकर 15 तक सेट बी के। और इस चैप्टर को अगर तुमने अब सीरियसली नहीं लिया तो फिर बेटा जी काम थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर आपके ये चैप्टर स्किप होता चला जाएगा आपके हाथ से। अब आती है बात किसकी? सेट सी की। सेट सी जिसमें लेंथी क्वेश्चन है, पहली बता रहा हूं, जिसमें लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप चाहो, और चाहो नहीं बल्कि करने चाहिए, खास तौर से उन बच्चों को तो बिल्कुल करने चाहिए जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है, जिससे कि वो अटकेंगे, पूछेंगे, समझेंगे, और पेपर में उनसे वो वाले क्वेश्चन हो जाएंगे जो सेट ए और सेट बी जैसे टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो ये आपका सेट सी के 1 से लेकर 14 तक, 1 से लेकर 14 तक। तो दोबारा से बोल रहा हूं, दोबारा से बता देता हूं। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, तो दोबारा बोल रहा हूं आपके सामने, आपका 1 से लेकर 27 तक बोला है सेट ए में, 1 से लेकर 15 तक बोला है सेट बी में, और 1 से लेकर 14 तक बोला है सेट सी में। ये आपको ट्राई करना ही करना, ठीक है? और मैं इसके डाउट्स लूंगा, आज पाइथन करवा के कल करवाऊंगा नॉर्मल, आपकी जो रेगुलर क्लासेस है, और कल आपका नॉर्मल करवाऊंगा, और नॉर्मल करवाने के बाद संडे को लूंगा फिर डाउट्स आपके इस चैप्टर में, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं आपका पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, देख लीजिएगा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन।
पहली बात तो ये कि जो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेटा आपका, मैं बताना चाहूंगा कि ये उन केसेस के अंदर लगता है जहां पे सैंपल साइज लार्ज होता है। याद करो लास्ट क्लास में, यानी कि कल वाली जो क्लास थी उसी में मैंने बता दिया था कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर सैंपल साइज बहुत ज्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए। और तुमने कहा था ऐसा क्यों, तो बता देता हूं, मतलब ऐसा क्यों का लॉजिक बता देता हूं और प्लीज देखिएगा। हाँ जी, और जरा देखिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला ये होता था NCX P की पावर X और Q की पावर N माइनस X। अब सपोज कर लो कि यहाँ पे N ले लेता हूं मैं, ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ लेता हूं 100, और X ले लेता हूं मैं 70, और P है 0.5 और Q भी है 0.5। ना प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी ली, ना सैंपल साइज बहुत ज्यादा बड़ा ली। तुम सब जानते हो कि जब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 70 निकालना पड़ेगा तो 100C70 किया जाएगा, जो कि अपने आप में मुश्किल काम होगा, तुम्हें पता है। और 0.5 की पावर बेटा जी ऊपर 70 आएगा, और 0.5 की पावर ऊपर 100 माइनस 70 यानी कि 30 हो जाएगा। हाँ सर, ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो इस प्रॉब्लम को तो बाद में देखेंगे, तुम पहले इसी पे आ जाओ। तुम सबको पता है कि 0.5 की पावर 70 निकालने का तरीका क्या है। कैलकुलेटर उठाओ, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूं, कैलकुलेटर उठाओ, 0.5 लिखो, मल्टीप्लाई वाली की प्रेस करो और इक्वल टू तब तक प्रेस करते रहो जब तक कि तुम्हारे कैलकुलेटर में, जब तक तुम्हारे कैलकुलेटर के डिस्प्ले में 71 स्टेप ना आ जाए। स्टेप आते हैं ना तुम्हारे कैलकुलेटर के डिस्प्ले में, तो 71 स्टेप ना आ जाए। जल्दी बताओ कितना आता है? जल्दी बताओ कितना आता है? सर 0 आ रहा है। 0 सर। मुझे पहले से ही पता था 0 आ रहा था। हाँ मुझे पता है बेटा क्या आएगा, और जैसे कि तुम लोगों ने बता दिया कि सर ये तो 0 आ रहा है, ये क्या मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ? तो दोस्तों एक बात आपको बताना चाहूंगा, मैंने तो यही तो बोला था आपको कि सैंपल साइज बहुत ज्यादा लार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप P की या Q की पावर जब मल्टीप्लाई करते रहोगे, अगर इनमें से सबको पता है, अगर मान लिया ये वाली वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई, P की पावर 70 0 हो गई, या कल को अगर P की पावर N नहीं X नहीं बल्कि Q की पावर N माइनस X जो है वो 0 हो गया, कोई एक भी 0 हो गया, तो पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 0। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिमिटेड सा क्या लगाना होता है, लिमिटेड सा आपका सैंपल साइज लगाना होता है। भाई देखो, जब आपका क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में सेलेक्टेड सा था, थोड़े से ज्यादा केसेस करें तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे आ गए। अब थोड़े और ज्यादा केसेस पे जाना चाहते हो तो हमें किस पे आना पड़ेगा? पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। किस पे आना पड़ेगा? पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। और यानी कि आपको यहाँ पे से ये समझ में आ गया कि वो क्या रिक्वायरमेंट थी जिसकी वजह से पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। वो क्या रिक्वायरमेंट थी जिसकी वजह से आपका पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। ठीक है,
अब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आइए फिर शुरू करते हैं और देखिएगा। सो हाँ बेटा, सही 71 तक क्यों हमने क्यों किया? तुम्हारा कौन सा बैच है, मॉर्निंग या इवनिंग? सब मॉर्निंग। अब इसके बाद बेटा संडे के बाद टाइम वैल्यू फ्री करवाऊंगा, तो आप उसमें देख लेना। वैसे आपको बताए तो ये 2 मिनट लगे। 2 की पावर कितना होता है शिव? 3, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। अपने कैलकुलेटर पे 2 लिखो। लिख लिया? लिख लिया। मल्टीप्लाई का साइन दबाओ। यस सर। इक्वल टू आराम से प्रेस करो, 3 बार प्रेस करो बस। एक बार, एक मतलब 2 बार ही करो बल्कि। कितनी वैल्यू आई शिव? 8 आई। स्टेप कितना आया? 4। समझ गए? यस सर। एक्चुअली में हो दिक्कत क्या है, जब कैलकुलेटर पे आप 2 प्रेस करते हो ना, उसी समय एक स्टेप लिखा आ जाता है। समझ गए? यस सर। यही लॉजिक है कि एक स्टेप एक्स्ट्रा दो। ठीक है, ओके सर। अब जरा देखिए यहाँ पे आपका पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोला मैंने? पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी कंडीशंस है बेटा। कंडीशन ऑफ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और कंडीशन क्या है जरा देख लीजिएगा। पहली कंडीशन ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बेटा कभी स्क्रीन शेयर ना हो रही हो बता देना, मैं भूल जाऊं तो है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल। इतनी छोटी होनी चाहिए, इतनी छोटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पे कि आपका P टेंड्स टू क्या हो जाता है? 0। P क्या हो जाता है बेटा? 0। टेंड्स टू 0। टेंड्स टू का मतलब जानते हो? यस सर। जो बच्चे नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। और देखो टेंड्स टू का मीनिंग वैसे बताता हूँ, जैसे अगर मैंने लिखा x टेंड्स टू 2, तो इसका मतलब है या तो x की वैल्यू है 1.9999, इसे बोलते हैं टेंड्स टू। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड बच्चे हैं वो ध्यान दे दे इस बात। और आपका, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 2.00001, इसको भी टेंड्स टू बोलते हैं। यानी कि वो वैल्यू जो 2 होने के लिए अप्रोच कर रही है या ऑलमोस्ट 2 है लेकिन एग्जैक्टली 2 नहीं, उसको बोलते हैं टेंड्स टू। अब देखिए, तो यहाँ पे P का मतलब 0 नहीं होगा। यहाँ पे ये नहीं बोला मैंने कि P 0 हो गया, मैंने ये बोला है कि आपका P क्या होगा बेटा? टेंड्स टू 0, यानी कि बहुत छोटा हो। अच्छा, इसके अलावा दूसरा होता है बेटा जी आपका सैंपल साइज इज वेरी लार्ज। सैंपल साइज इज वेरी लार्ज, इतना लार्ज होगा कि यहां पे हम बोल देंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्या बोल देंगे? n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मीनिंग आप जानते हो बेटा। ध्यान रखना कि जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस स्मॉल होगा वहां पे सैंपल साइज लार्ज ही होगा।
तुमने कहा कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल ये है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्लेन क्रैश होने के चांसेस, प्लेन क्रैश होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत कम होते हैं? बहुत कम। बहुत कम। बहुत कम। तो अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ 10 फ्लाइट्स का एग्जाम्पल लोगे तो क्या तुम्हें प्लेन क्रैश की पॉसिबिलिटी मिल पाएगी? नहीं। फिर तुम 10 पे नहीं लोगे, फिर 100 सैंपल्स को लोगे, फिर 1000 लैंडिंग और टेक ऑफ को लोगे, फिर पता चला 10,000 लैंडिंग और टेक ऑफ को लोगे, फिर 1 लाख लैंडिंग और टेक ऑफ को लोगे, फिर 10 लाख लैंडिंग और टेक ऑफ का एग्जाम्पल लोगे, तब जाके तुम्हें कहीं पे एक चांस मिलेगा जहां पे तुम्हें पता चलेगा कि प्लेन में लैंडिंग और टेक ऑफ सबसे ज्यादा दिक्कत वहीं आती है। लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम प्लेन में कुछ दिक्कत आई, हल्का हल्का, वो क्रैश होते होते बच गया या जो भी है केस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जब आपको कोई कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे सक्सेस के लिए इतनी कम चांसेस होते हैं वहां पे सक्सेस के, कि ऑटोमेटिकली आपका सैंपल साइज क्या होता जाता है? लार्ज होता है। ऑटोमेटिकली आपका सैंपल साइज क्या होता जाता है? लार्ज होता है। उम्मीद करूंगा ये बात समझ में आई होगी। और देखो, और एग्जांपल देता हूं। जितनी भी मेडिसिन है सबके साइड इफेक्ट है। जितनी भी मेडिसिन है सबके साइड इफेक्ट है, ठीक है ना? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट कोरोना वैक्सीन, क्योंकि कोरोना वैक्सीन थोड़ा जल्दी में बनाई गई है तो लोग उस पर थोड़ा ज्यादा ब्लेम्स डाल रहे हैं। बट वैसे अगर देखा जाए तो ऐसी दुनिया की कोई वैक्सीन ही नहीं है जिसका साइड इफेक्ट हो। लेकिन तुम समझना मैं किस सेंस में कह रहा हूं, तुम कुछ और सेंस में सोच रहे हो, मैं अलग सेंस में कह रहा हूं। जो आप पैरासीटामोल खाते हो ना, अगर कभी बुखार आ जाए, बॉडी एक हो रहा हो, तो जो पैरासीटामोल है उसके भी साइड इफेक्ट हो, लेकिन उस दवाई के ऊपर लिखा होगा, उसके रैपर पे लिखा होगा नो साइड इफेक्ट। क्या लिखा होगा? नो साइड इफेक्ट। अब तुमने कहा सर जब उस पे लिखा है नो साइड इफेक्ट, इसका मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन ऐसी कंपनियों ने जब इसका ट्रायल किया होगा, इस दवाई का ट्रायल किया होगा, तो 10,000 लोगों को, तुम्हें पता है ट्रायल कैसे करते हैं? ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनियां गवर्नमेंट से परमिशन लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो होती है ना फ्री की दवाइयां दे देते हैं, वो दवाइयां अपनी दे देते हैं। ऐसा थोड़ी जहर दे रहे, उन्होंने बनाया, लेकिन फिर वो दवाइयां दी जाती है और ये देखा जाता है कितने लोग आके ये बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब मैंने दवाई ली थी, मुझे ये दिक्कत हुई, मुझे ये दिक्कत हुई, मुझे ये दिक्कत हुई। ऑल्दो उनके केमिकल और उनके बाकी सारे जो 1-2 लोगों पे जो ह्यूमन टेस्टिंग होती है वो कर ही चुके होते हैं पहले। अब 1 लोगों पे 2 लोगों पे जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो खुद कहते हैं हाँ ठीक है हम वी एग्री विद दिस, और पैसे लेते हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनी से अच्छे खाते, तो उनके ऊपर तो सब कुछ ठीक निकलता है। लेकिन 10 लोगों पे, 20 लोगों पे, 100 लोगों पे अगर सब कुछ ठीक निकल गया तो 135 करोड़ लोगों पे भी सब कुछ ठीक होगा, ऐसा कहना सही बात नहीं है। तो ऐसी दवाइयों को पहले जब ह्यूमन ट्रायल हो जाता है, 10, 20, 100 लोगों पे टेस्ट हो जाती है, फिर इन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे देते, वो फ्री में दे देते हैं दवाइयां। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ गलत आपको लगे, गलत लग रहा है, लेकिन और कोई तरीका ही नहीं है। फिर जब अगर लोग बताते हैं कि नहीं नहीं सर हमें तो दिक्कत हो गई, हमें तो रिएक्शन हो गया, हमारी तो आंख सूज गई या कुछ ऐसा, तो फिर वो दवाई को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। उसमें जो कमियां होती हैं उसको ठीक करते हैं। और अगर मान लिया लगता है कि यार आज तक 2 साल हो गए, 2 साल में 1 लाख लोगों को ये दवाई दी, कितने लोगों को? 1 लाख लोगों को।
और 1 लाख में से सिर्फ 2 लोगों ने आके कहा कि हाँ सर डॉक्टर साहब मुझे ना कल रात को दिक्कत सी हुई थी, बेचैनी सी हुई थी या कुछ ऐसा, यानी कि दवाई उनको हल्का हल्का क्या करी, रिएक्ट करी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख में से सिर्फ कितने लोगों को रिएक्शन हुआ, 2 लोगों। तो क्योंकि इतनी कम परसेंटेज है, कंपनी इस स्टैटिस्टिक का, इस डेटा का यूज करते हुए बड़े बड़े शब्दों में लिख देती है क्या, नो साइड इफेक्ट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ब्रूफिन है, एक पेन किलर है एक टाइप की, और आपको बताना चाहूंगा कि बहुत जगह दी जाती है ब्रूफिन, ऑल्दो अब तो चलन में कम है, लेकिन मैं ब्रूफिन एलर्जी को, मतलब अगर मेरी दवाई में ब्रूफिन आई तो कुछ ना कुछ थोड़ी दिक्कत आई, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं अभी जब भी कभी दवाई लेता हूँ तो मैं बोल देता हूँ कि भैया डॉक्टर साहब से कि भैया ब्रूफिन मत दे देना, मैं ब्रूफिन एलर्जी। तो मैंने यहाँ पे आपको ये समझाने के लिए इतनी सारी बातें बताई कि भाई कुछ कुछ चीजों की सक्सेस बहुत ज्यादा लो होती है। जब सक्सेस लो होती है तो सक्सेस को ग्रैब करने के लिए आप ऑटोमेटिकली क्या करते हो, आपका सैंपल साइज बढ़ाते जाते हो। 1000 लोगों में नहीं निकला, 2000 में नहीं निकला, 10,000 में नहीं निकला, 50,000 में नहीं निकला, कितने में निकला, 1 लाख। हेलो। हाँ जी बोलिए। अब जरा देखिए यहाँ पे इसी में खुश हो रहे बच्चे, बताओगे स्वीटी फौजदार नाम से वो डाल दिया, क्या है यार, तुम इतने छोटे बच्चे रह गए, ये खेल भी खत्म करो यार, वो तो गया, आप कितना खेलोगे। केजरीवाल तुम बन चुके, ठीक है ना। खैर केजरीवाल तुम बन चुके, और क्या क्या बन चुके हो तुम, एलन मस्क तुम बन चुके, और वो मोदी जी तुम बन चुके, विशाल शर्मा तुम बन चुके, फिशर तुम बन चुके, डॉर्विश बोले तुम बन चुके, और वो अमेजोन के मालिक का नाम क्या है, जेफ बेजोस, वो तुम बन चुके। अब जबरदस्ती खेल खत्म करो यार तुम भी। दुष्यंत सर भी बने थे सर, ये है दुष्यंत सर भी बन के आए थे एक बार आपको जब मैसेज कर रहा था ध्रुव। और ये सौरभ बता रहा है टूरू लॉब क्या होता है, टूरू लॉब भी बन चुके, ये क्या होता है भाई, पता नहीं सर। वो एक बच्चा है, वो आपको वीडियो भेजूंगा, देखना आप उसमें। अच्छा अच्छा ध्रुव कह रहा है ट्रू लव, ठीक है। कह रहा इधर देखो यहाँ पे, अच्छा वो उसका ट्रू लव का बिहारी वर्जन है क्या, ट्रू लव। अरे सर मेरे ही नाम को बिगाड़ रहे हैं। अच्छा। नहीं सर, एक वो बच्चा है वीडियो है, उसमें वो गुटखा खा के बोलता है मुंह से ट्रू लव। क्या इधर देखिए प्लीज। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है और इसीलिए सैंपल साइज बहुत ज्यादा लार्ज होता है, ठीक है। ये भी है, क्लास चालू होते ही ना फिर भी कमर का दर्द भूल जाता हूँ। अभी पता है मैं क्लास लिख तो दी, मेंशन कर दी, फिर भाई साहब मैं अभी मैंने कहा यार लेट सीधा ही लेटा रहता हूँ, तो मैं सोच रहा कि क्यों रखी तूने क्लास, रहने देता भाई, आराम कर लेता आज और ठीक हो जाता। तो मैंने कहा यार नहीं अब, लेकिन जब तुम्हारे लोगों से बातें होती रहती ना तब फिर भी ठीक लगने लग जाता है। खैर यहाँ पे देखिए जरा, और यहाँ पे आप जरा देखिए, मैं यहाँ पे आपके सामने कंडीशन यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, और हाँ जी यहाँ पे जरा देख लीजिएगा, और
जो बातें मैंने अपने शब्दों में लिखी वो बुक में भी लिखी हुई है, और बुक में देख लो ये लिखी हुई। स्क्रीन शेयर नहीं हुई सर। स्क्रीन शेयर कर देते हैं सर जी, थैंक यू बताने के लिए। और देखो इसमें लिखा है, यही बातें लिखी हुई है जो ऊपर वाली है, और इसमें लिखा है लेट अस थिंक ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि ये पॉइजन मॉडल की कंडीशन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सक्सेस इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इज KT। बता दूंगा इसका KT का मतलब भी क्या होता है, वेयर K इज अ कांस्टेंट। ठीक है, इसका मीनिंग बता दूंगा। और जो मैंने दो बातें बोली हैं वो देख लो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मोर देन वन सक्सेस इन दिस टाइम इंटरवल इज वेरी लो। तो ये इसका यही मतलब है कि P टेंड्स टू क्या होगा, 0। क्या होगा, P टेंड्स टू क्या होगा, 0। और साथ के साथ अगर बात करें कोई इसकी थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट में लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस इन दिस टाइम इंटरवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ P एज वेल एज अर्लियर सक्सेस। और इसका मतलब है, आप अपनी बुक में लिख लो, चाहे तो आप अपनी बुक में लिखना चाहते हो लिख लो। ये कहां से उठाया तुमने देखा है, दिखाऊं क्या? ये रहा आपका पेज नंबर है 17.11। पेज नंबर कौन सा है, 17.11। और जरा देखो जो थर्ड पॉइंट है, इसका मतलब है ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। तुमने कहा सर ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट का मीनिंग याद है ना? पीछे क्या हुआ, पीछे पाकिस्तान ने कितने मैच जीते, पीछे इंडिया कितने मैच जीती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका ऑस्ट्रेलिया को कितनी बार भी हरा दिया हो लास्ट 10-20 सालों में, पहले एक टाइम ऐसा होता था ऑस्ट्रेलिया से कभी जीतते ही नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ तो पहले ही कह देते कि भैया मैच देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पता है क्या होगा, इंडिया हारेगी। लिटरली बता रहा हूँ, ऐसा हाल था। लेकिन अब तो ऐसी बात नहीं, अब तो बराबरी पे ला दिया है। अभी फिलहाल वैसे नंबर 1 रैंकिंग तो कौन सी चल रही है टीम इंडिया, मतलब क्रिकेट में? पता है किसी को? अदनान कहाँ गया? अदनान नहीं है, उसको पता होता है। खैर, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो मैंने ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट बोल दिया, लेकिन तुमने कहा सर ये ना आपने एक पॉइंट लिखवाया था, आपने एक पॉइंट लिखवाया था सैंपल साइज इज वेरी लार्ज। ये नहीं है लिखा हुआ बुक में। हाँ बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये भी एक पॉइंट है। ये एक्चुअली रिफ्लेक्स है किसका, सेकंड पॉइंट का। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0 है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0 है तो आप समझ जाना कि सैंपल साइज कैसा होगा, लार्ज होगा, जिसका लॉजिक मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ठीक है ना? अब आगे देखिएगा। और तुमने कहा फर्स्ट पॉइंट सर जस्टिफाई करोगे, थोड़ा रुक के करूंगा। अब जरा देखिए, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है इसका फॉर्मूला देख लो, e की पावर माइनस m की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। e की पावर माइनस m की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब बात आती है सर यहाँ पे सर m का मतलब क्या है? तो यहाँ पे m का मतलब है आपका मीन। m का मतलब क्या है? मीन। और मीन यहाँ पे निकालते हैं n इंटू पी करके, वही बाइनोमियल जैसे। यहाँ पे मीन हम निकालते हैं कैसे? n इंटू पी करके। हाँ जी, n इंटू पी करके। ठीक है, ध्यान रखना।
और काफी कुछ सिखाना है इसमें, देखते जाओ जरा एक बार। तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाता है। अच्छा, तुम्हारी बुक में कैसे दे रखा है ये भी देखो, तुम्हारी बुक में दिखाता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा बस। बुक में भी सेम है? हाँ, बुक में भी तभी सेम है, और बस एक चीज करनी है मुझे तो खैर। और हाँ जी, तो ये देख लो, ये बुक के अंदर है बेटा जी आपका, ये बुक के अंदर फॉर्मूला था, और बुक में ये वाला फॉर्मूला भी है वैसे तो। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात समझ में आनी चाहिए, एम का मतलब क्या है, केटी, और केटी थोड़ा सा रिलेट करो, देख लो ये ऊपर आपका यहाँ पे केटी जो है, ये यहाँ पे भी मेंशन था। अभी भी मीनिंग नहीं बताया मैंने, मीनिंग बता दूंगा, लेकिन आपका थोड़ा सा ये माइंड में सारे इंप्रेशन बनने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं और बुक की तरफ देखते हैं, थोड़ा सा बुक में डिस्कस करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी बेटा, तो आप जरा देखिए, यहाँ पे आपका ये तो मैंने बता ही दिया है ना, और आप जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे एक एक करके चीजें आपको सिखाता हूँ, और बस 1 मिनट दीजिए। हाँ जी, अब जरा देखिए, यहाँ पे ये वो सारे पॉइंट आ गए जो पाइथन के रिगार्डिंग समझने थे, तो आके एक एक करके समझते, ठीक है। अब जरा देखो, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसको क्या जाना जाता है बेटा, यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है, एम। ऑल्दो ये सबको पता है कि बाइनोम आपका जो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे एम की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबको पता है, एम इक्वल टू एनपी। अभी ऊपर लिखा तो सही मैंने, लेकिन बेटा एम इक्वल टू एनपी लिखने के बावजूद भी मुझे पेपर में एन और पी अलग अलग नहीं चाहिए, मुझे पेपर में एन और पी अलग अलग नहीं चाहिए, मुझे पेपर में सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, एम चाहिए, जो कि एन और पी से मल्टीप्लाई करने पे निकलता है, लेकिन मुझे एन अलग और पी अलग नहीं चाहिए। आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मैं एम की वैल्यू बता भी दूं, अगर मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एम की वैल्यू बता भी दूं, तब भी आपको एन अलग चाहिए होगा, पी अलग चाहिए होगा, और पी के बेसिस पे फिर क्यू निकाल लोगे, और फिर आप फॉर्मूला लगा पाओगे। लेकिन पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे एन और पी मत बताओ, मुझे सिर्फ एम बता दो, दैट्स इट।
तो क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू की जरूरत होती है, सिंगल वेरिएबल की ही जरूरत होती है, तो इसीलिए उसको बेटा जी क्या कहा जाता है आपका, यूनिपैरामेट्रिक। क्या कहा जाता है उसको, यूनिपैरामेट्रिक। रिप्लाई कर देना अगर किसी को डाउट आए तो, रिप्लाई कर देना अगर किसी को डाउट आए तो, ठीक है। और अगर समझ में आ रही है बात तो आगे चलता जा रहा हूँ। आगे लिखा हुआ है इसके अंदर, ये वाला पॉइंट मैंने समझा दिया। थर्ड पॉइंट, द मीन ऑफ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय एम, या म्यू कुछ भी लिख लो, और बता चुका हूं तुम्हें एम की वैल्यू एनपी, लगातार तीन पॉइंट यही बता दिए। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे एक और चीज देखो, फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है वेरिएंस ऑफ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखना क्या वर्ड बोला है, वर्ड बोला है वेरिएंस ऑफ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएंस ऑफ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है बेटा जी आपका, वेरिएंस ऑफ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन आपका है। मैंने कहा क्या है, कहते हैं यही है सर, एम ही है। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, आपका मीन भी यही और वेरिएंस भी यही। कहता है बताता हूं, और सुनो बच्चे ध्यान देंगे जरा प्लीज, हर एक बच्चा ध्यान देगा। तुम सबको पता है सिंस P टेंड्स टू क्या होता है, 0 पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो Q टेंड्स टू क्या होता होगा, 1। तुमने कहा यार ये क्या पंगा है, अरे बेटा एक बात बताओ, तुम सबको पता है, तुम सबको पता है P प्लस Q किसके बराबर होता है, 1 के। P प्लस Q किसके बराबर होता है, 1 के। तो अगर P प्लस Q 1 के बराबर होता है, तो बेटा P अगर इतना छोटा होता है कि 0 बन जाता है, तो फिर Q कितना होता होगा, 1। अगर P इतना छोटा होता है कि 0 बन जाता है, तो Q कितना होता होगा, 1। तो अब मेरी बात सुनो, वेरिएंस का फॉर्मूला, यहाँ पे वेरिएंस का फॉर्मूला तुम्हारा मैं बता दूं NPQ ही होता है, NPQ ही होता है। लेकिन क्योंकि Q की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि Q की वैल्यू क्या होती है, 1, क्योंकि Q की वैल्यू 1 होती है, तो इसीलिए यहाँ पे वेरिएंस भी तुम्हारा क्या रह जाता है, NP। और क्योंकि Q की वैल्यू 1 होती है, इसलिए तुम्हारा वेरिएंस भी क्या रह जाता है, NP, यानी कि 1 मीन। तो यहाँ पे आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूं मैं, और देखिएगा प्लीज, इन पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन mean is equals to variance, mean is equals to variance। यानी कि पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीन और वेरिएंस क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। जल्दी से एक बार के लिए आप रिप्लाई कर दें रिगार्डिंग द सेम पॉइंट, कि ये जो 2-3 पॉइंट मैंने बताया आपको समझ में आए भी या नहीं। पता चला मैं बताता जा रहा हूँ, तुम कह रहे हो यार पता नहीं क्या बता रहे। चलिए बहुत अच्छी बात है, थैंक्स फॉर द रिप्लाई एवरीवन। और ठीक है फिर आगे चलता हूँ। अच्छा यहाँ पे एक और चीज देखिएगा, यहाँ पे एक और पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है सुन लो। देखिए लाइक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन could be also unimodal और बाइमॉडल। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह आपका पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिमॉडल भी हो सकता है और बाइमॉडल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर m, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर m।
बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे कल को तुम सोचो कि यहाँ पे मोड भी m ही है, पाइथन में मोड भी क्या है, m ही है। जो ये वाला फॉर्मूला सीखा था ना तुमने, n+1 इंटू p, यस सर। ये बेटा आपका, ये आपका उसमें तो था, मतलब एज सच बाइनोमियल में तो ये फॉर्मूला होता था, लेकिन पाइथन में ये नहीं लगेगा मोड का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे मोड का फॉर्मूला भी क्या है, m। ठीक है, अब तुमने कहा m तो n इंटू पी से निकलता है, हाँ उसी से ही निकलता है, पता है मुझे। और तुमने कहा यहाँ पे मोड भी यही है, हाँ। तो सर फिर ये यूनी मॉडल और बाई मॉडल का क्या चक्कर है, तो देख लो। और देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूं, explanation of point number 5, explanation of point number 5। अब सुन लो, आपके पेपर में जब m आएगा, आपके पेपर में जब m आएगा, तो या तो ये m जो है वो क्या होगा, इंटीजर, या फिर ये m जो होगा वो क्या होगा, डेसिमल वाला, या मैं बोल सकता हूं नॉन इंटीजर। या तो होगा इंटीजर या फिर क्या होगा, नॉन इंटीजर। याद रखना, अगर इंटीजर हुआ तो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन विल हैव, नहीं विल हैव ये सही नहीं बन रहा सेंटेंस। सर कोई वेटिंग रूम है, क्या बेटा, सर कोई रूम है, देख लो सर, ग्रुप में अच्छा। मैसेज डाल रहे हैं। हाँ ठीक है देख लो। और थैंक यू। और यहाँ पे हाँ मैं बता रहा था आपको, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी बाय मॉडल। सेंटेंस थोड़ा सा अजीब सा ही बना है, लेकिन इस पे ध्यान मत दो। और ये समझ जाओ कि अगर मान लिया आपका जो m की वैल्यू है वही मीन की वैल्यू, अगर आपकी मीन की वैल्यू कैसी आई, इंटीजर आई, ठीक है, तो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाएगा, बाय मॉडल। क्या कहा जाएगा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन को, बाय मॉडल। और मैं आपको बता दूं कि वहां पे जो दो मोड होंगे पता है कौन से होंगे, एक होगा m और दूसरा होगा m-1। एक होगा m और दूसरा होगा m-1। लेकिन अगर नॉन इंटीजर हुआ तो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, then Python distribution will be unimodal। तो Python distribution को फिर बेटा वहां पे क्या कहा जाएगा, यूनिमॉडल कहा जाएगा। और यूनिमॉडल क्या है, सुन लो, लार्जेस्ट इंटीजर इन m। क्या होगा, लार्जेस्ट इंटीजर इन m। ऐसे समझ सकते हैं इस बात को, तो मोड की तरह है ना, थोड़ा थोड़ा। हाँ, लेकिन बस फॉर्मूला सेम नहीं है। कि अगर कल को एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर n की वैल्यू लेते हैं हम 15 और आपका p की वैल्यू ले लेते हैं 1/6, तो निकालो बेटा जी m। यही आपका मोड भी यही है, n इंटू p। तो 15 को 1/6 से मल्टीप्लाई करो, बताओ ना कितना आता है, 2.5 आ गया। अरे नहीं यार, थोड़ा अच्छा लेंगे। और
सर व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लो, बच्चे मैसेज कर रहे हैं, आप एंट्री दे दो। वो दे दी सर ने मुझे। यार कोई वेटिंग रूम में हो भी तो सही। नहीं सर, उसे बुला लिया सर आपने। हाँ वो हो गया, सौरभ और वही तो थे। बता दिया करो, मैं अगर कभी ध्यान ना दूं ना, बता दिया करो वेटिंग रूम में। अरे यार वेटिंग रूम में भी देखो, अब ये क्या होता है कई बार ना बच्चे, अब अभी देखो वो कौन था, स्वीटी फौजदार, ठीक है, फिर उसके बाद कौन था सुन लो, उसके बाद कौन था, डीके, ठीक है, ऐसे ऐसे नाम से तो बच्चे एंट्री मांगते हैं। तो मैंने उस पर इग्नोर करा, बाद में पता चला ये तुम में से कोई स्किप हो गया होगा मीटिंग से, दोबारा ज्वाइन कर रहा है, तो मेरा भी ध्यान नहीं गया। तो एक बार आप भी देख लेना, अगर कभी ऐसा हो तो मुझे बता देना। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हें पता चलता है क्या वेटिंग रूम में कोई है कि नहीं? नो सर। नो सर। तो वैसे मैसेज से पता चलता होगा है। चलो ठीक है यार, तुम भी बड़े टैलेंटेड बंदे हो, हैं एक टाइम पे क्लास भी ले रहे हो और उसी टाइम पे व्हाट्सएप भी चला रहे हो। नहीं सर, व्हाट्सएप मैसेज आया था। अच्छा, वो नोटिफिकेशन में जो वो फ्लोटिंग मैसेज होता है। यस सर, यस सर। यस सर। चलो ठीक है। और देखो अभी तो कोई वेटिंग में है नहीं भाई, तो ग्रुप पे भी हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी तो लिख देना भैया कोई वेटिंग रूम में नहीं है, सर कह रहे हैं। तो फिलहाल देखो यहाँ पे आपका मैं कह रहा था 1/6, 15 इंटू 1/6 करेंगे। अब 1/6 नहीं, वो तो बेकार था। 1/7 नहीं, 7 भी, हाँ 70। 1/7 वैल्यू बताओ कितनी आई? 2.14 14 28 57 28 ऐसी ना? 57। यस सर। तो अब तुम्हें तो क्या लेना है, तुम्हें तो ये तो मीन आया है, 2। ये तो क्या है, मीन आया है। तो जब तुमसे मोड पूछेंगे तो मोड क्या लिखोगे तुम? 2। बात लॉजिक समझ में आ गया ना, कि पेपर में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मोड कैसे देखना है। जो मीन तुम पूरा बोलोगे, मीन तुम बोलोगे 2.1428, लेकिन मोड जो है सिर्फ क्या बोलोगे, क्या बेटा? सर अगर 51 होगा तो सर बोल लाउड, दोबारा 0.51। बोल, दोबारा बोल। सर 2.51 होगा तो? अरे 2.87 भी होगा तो भी 2, 2.93 भी 2.9999। हुआ, सुन ले, 2.93 भी हुआ तो भी 2। अब 2.99999 आ रहा है तो वो समझ जा, फिर वो 2.99 है ही नहीं, वो एक्चुअल में 3 है। ठीक है सर। चलो ये तो हो गया सारा। हाँ हाँ बेटा, सही मोड निकाले ना हमने। हाँ मोड निकाले 2। 2.1428 is the mean, 2.1428 is the mean और 2 is mode। अभी ठीक है क्या शिव या शिवम जो भी बोल रहा था? यस सर। चलिए ठीक है। और कौन सा पॉइंट लेते हैं? हाँ अब देखो ये वाली बात भी मैंने आपको क्या कर दी है, समझा दी है। 5th पॉइंट समझा दिया, 4th समझा दिया, 3rd समझा दिया, 2nd समझा दिया। इन 4 पॉइंटों में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? होपफुली नहीं होना चाहिए। और अब इससे आगे चलते हैं और लेते हैं क्या, हाँ जी, यहां पे अगर मैं बात करूं, कहता है सिग्मा fx इक्वल टू 1, यानी कि f0 प्लस f1 प्लस f2 सबका टोटल किसके बराबर होगा? 1, जिसका मीनिंग तुम जानते हो, इसका मीनिंग तुम जानते हो। और इसका मीनिंग क्या होता था, मैं यहीं पे लिख देता हूं, चाहे तो आप बुक में भी लिख सकते हो बेटा। बुक में पेज नंबर 17.11 था, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ all possible outcomes या random variable।
ऑल पॉसिबल आउटकम। यार एक बात बताओ, लास्ट क्लास में जो नोट भेजे थे कहीं कुछ कटिंग तो नहीं थी उसमें? मतलब जैसे कुछ कटा हुआ हो, नहीं दिख रहा नो हो? सर। बढ़िया थे ना वो? हाँ सर सही थे। अबे नालायक, सही बता रहा है। इतनी मेहनत करके नए नए टीचर ढूंढे हमने, तो सही बता रहा है। बढ़िया थे, बढ़िया। लग रहा था किसी प्रोफेशनल ने बनाया है। ओ तेरी, इतनी तारीफ मत कर। बट एज सच अब चक्कर क्या, पीडीएफ में वहां पे कर रहा था ना, तो पीडीएफ में वो लिखा हुआ फिर तुम्हें दिख नहीं, मतलब सेंड नहीं कर पाता था। अब मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा हो कि बुक का भी लिखा हुआ कंटेंट आ जाए और मेरा भी जो उसमें ऐड और लेस जो करता हूं मैं वो भी आ जाए। तो एक नया फ्यूजन हमने क्रिएट किया। मुझे लग रहा है आपने नोट से नहीं पेंटिंग बनाई है सर। क्या कह रहा है? सर आप कमेंट मांग रहे हो ना इसलिए सर। अच्छा हाँ, तो बता ना, तू बोल दे, तू अपना कमेंट दे। सर अद्भुत, अविश्वसनीय सर। अच्छा ठीक है। Sum of the probability of all possible outcome will be 1. Sum of the probability of all possible outcome will be 1. और जरा देखो यहाँ पे, ये तो मतलब आप समझ गए सबकी प्रोबेबिलिटी का जो टोटल है वो किसके बराबर है? 1। राहुल एक बात बता, तू इंडेक्स नंबर कर लिया ढंग से तूने? यस सर किया था। नहीं किया था, लेकिन मुझे जहां तक ध्यान है तो आखिरी क्लास जो थी ना जिसमें मैंने वो करवा रहा था, क्या बोलते हैं, चेन बेस इंडेक्स, बेस शिफ्टिंग और स्प्लाइसिंग, तुम वो तक तो तेरे को समझ में आ गया था। फिर जब रियल वेज का कॉन्सेप्ट था तो तेरे को कहीं पे कुछ दिक्कत आई थी शायद, तो मैंने अगली क्लास में, ऑनलाइन हुई थी अगली क्लास, तो मैंने बोला भी था, तेरा नाम भी लिया था इनफैक्ट। अभी तू कर चुका है इंडेक्स नंबर के एडिशनल क्वेश्चन? तो सर नहीं किया। ये गलत है, करना चाहिए था बेटा, क्योंकि मैं तेरे को देख, मैं इतनी सारी बातें याद रखता हूँ, एक एक बच्चे की ऑलमोस्ट कोशिश करता हूँ याद रखने की, तो थोड़ा सा यार आप भी करो एफर्ट्स फिलहाल। सर कर लूंगा सर, थोड़ी तबीयत खराब था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और यहाँ पे आपका ये तो मैंने बता दिया। अब पहला पॉइंट और बता के फिर इस बात को खत्म करते हैं। वो पहला पॉइंट ये कह रहा है सर जी, कहता है सिंस e की पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन में e की पावर m ग्रेटर देन 0। इस बात का ये मतलब है दोस्तों कि e की पावर माइनस m फॉर्मूले में है, ऊपर देख लो, है ना? नहीं तो e की पावर माइनस m फॉर्मूले में है, लेकिन वो ये कह रहा है कि पावर में माइनस होने से कभी ये मत सोच लेना कि वैल्यू नेगेटिव आएगी। e की पावर माइनस m का मतलब 1 अपॉन में e की पावर m होता है, और 1 अपॉन में e की पावर m छोटा तो हो सकता है, बहुत ज्यादा वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं, सॉरी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे देख लो उसने क्या लिखा, e की पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन में e की पावर m विच इज ग्रेटर देन 0। दैट मींस ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। और यहाँ पे आपको बता रहा है कि m जो है वो आपका मीन जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। मैंने कहा ठीक है जी। तो आइए अब जरा देखिए, सीधा काम की बात पे आ जाते हैं। और जो आखिरी पॉइंट बचा है इसमें पता है क्या मुद्दा है? बस सबसे ज्यादा टेक्निकल पॉइंट यही बचा है। बाइनोमियल के बताने के बाद ना इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए बचता नहीं, लेकिन एक चीज बताता हूं और देखो, e की पावर माइनस m कैसे कैलकुलेट करें, ये सबसे बड़ा मुद्दा। ये बताते ही चैप्टर खत्म हो जाता है। और तुमने कहा क्या करना है इसमें, तो देख लो बेटा, जैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ई जो है इसकी वैल्यू होती है 2.7183। जो ई है इसकी वैल्यू क्या होती है? 2.7183, ये ई की वैल्यू होती है। और अगर आप में से कोई पूछे ई का मतलब, तो ई का मतलब बताए तो ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल।
ई का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। तो यहां पे अब जरा देखिए, आपको अगर कल को कभी भी ई की पावर माइनस एम निकालना हुआ तो इसे 1 में ई की पावर एम कर सकते हो। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी चीज का रेसिप्रोकल करना हुआ, जितने भी मॉर्निंग बैच वाले बच्चे हैं ध्यान दें, किसी भी बैच चीज का रेसिप्रोकल करने का एक तरीका बता रहा हूं। फॉर रेसिप्रोकल डिवाइड इक्वल टू, आप क्या कर दो, जिस भी नंबर का रेसिप्रोकल करना हो क्या कर देते हैं? डिवाइड इक्वल, क्या कर देते हैं? डिवाइड इक्वल। ठीक है, फॉर रेसिप्रोकल। जी सर। तो अब जरा देखो, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर कल को कोई मुझसे पूछेगा ई की पावर -2, तो मैं क्या करूंगा? 2.7183 का स्क्वायर, लेकिन माइनस में 2 है तो क्या करूंगा? देखो मैं अभी तुम्हें तरीका बता रहा हूं। 2.7183 का स्क्वायर करूंगा। सभी बच्चे करें, अपने कैलकुलेटर उठाएं, और जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है वो गरीब बच्चे कोई बात नहीं, देख ले। तो 2.7183 का क्या करोगे मैं बता देता हूं। अभी यहाँ पे देख लो, 2.7183 लिखना, फिर मल्टीप्लाई का साइन दबाना, फिर इक्वल टू प्रेस करना। इक्वल टू प्रेस करते ही देखना स्टेप में 3 आ जाएगा। इक्वल टू प्रेस करते ही स्टेप में 3 आ जाएगा, यानी कि तुमने 2.7183 का स्क्वायर कर दिया। और फिर उसके बाद तुम प्रेस कर देना डिवाइड इक्वल टू। क्या प्रेस कर देना? डिवाइड इक्वल टू। तो फाइनली आंसर आ जाएगा। बताओ जरा कितनी वैल्यू आ रही है? 0.135। 0.135 समथिंग जो भी आया है ना। अच्छा, अब यहाँ पे बात को समझ लो कि आपका कैसे कैसे मैंने करा है ना। यहाँ पे आपका मैंने डिवाइड इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट लगाया रेसिप्रोकेट करने के लिए, और मल्टीप्लाई इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट लगाया पावर निकालने के लिए। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। लेकिन तुमने कहा सर बस ऐसे ही करना है? नहीं नहीं नहीं, ये तो बेकार तरीका है। बेकार नहीं मतलब मैं कुछ और बता रहा हूँ, जो जरूरी है वो सीखो। अरे यार, m की वैल्यू तो दोनों तरीके की आ सकती है ना। m की वैल्यू तो तुम्हारी होल नंबर में भी आ सकती है और डेसिमल में भी आ सकती है। अगर कल को e की पावर 2.3333 आ गया तो फिर कैसे करना है? अगर e की पावर 2.333 आ गया तो कैसे करना है? तो मैं बता रहा हूं, अब ये सुन लो। इसका एक मैं पहले इसे सॉल्व करके सिखा रहा हूँ, शॉर्टकट बन जाएगा उसका, देख लेना। और देखो, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू e की पावर -2.33। कितनी बार भी ले लो उससे क्या फर्क पड़ता है। अब दोनों साइड लॉग लो। तुमने कहा पता नहीं, ये तो बहुत लंबा चौड़ा तरीका बताने वाले हो आप। बेटा एक बार के लिए तो लगेगा ही, लेकिन तरीका बता रहा हूं। ठीक है सर, कर देंगे, लोग दोनों तरफ ले लेंगे। अब उसके बाद तुम सबको पता है कि जब लॉग लिया जाता है तो जो भी e की पावर में होता है वो आगे आ जाता है। जो भी e की पावर में होता है वो आगे आ जाता है। हाँ सर, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका log e की वैल्यू जो रट्टा मारना है, log e की वैल्यू होती है 0.4343। log e की वैल्यू है बेटा, बोलो बोलो। इसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं है। यहाँ पे देख लो, सिंस e की वैल्यू क्या होती है 2.7183, और अगर आप log e निकालते हो तो एक्चुअल में आप log किसका निकाल रहे हो?
2.7183 का। जी सर। तो बेटा जो log 2.7183 निकालोगे तो 0.4343 है। और यही लॉजिक है कि यहाँ पे आपको, तो ये एक बार बता दिया, अब रट्टा मार लेना। log e की वैल्यू होती है 0.434। ठीक है सर जी, अब क्या करना है सर? हाँ, log और e कैंसिल नहीं हो जाता? है? तो log और e कैंसिल नहीं हो जाता? बहुत बढ़िया। और यहाँ पे एक और बात सामने आई, जो कि क्या नाम है, हमारे दोस्त, हमारे मित्र शिवम जी ने बताई। कहते हैं सर log e की वैल्यू तो हमारे स्कूल में 1 बताई थी, आप ये क्या पढ़ा रहे हो? तो बच्चे एक बात आपको बता दूं कि जो कैलकुलस होता है, जहां पे आपको बताया था, वहां पे log e बेस में e होता था, log e बेस में e होता था। और रेशियो प्रोपोर्शन आपने, मुझे उम्मीद है शायद रिकॉल करा होगा, रेशियो प्रोपोर्शन मेरे को उम्मीद है आपने रिकॉल करा होगा। तो वहां पे मैंने ये बात बोली भी है, लेकिन यहाँ पे जो log e है उसके बेस में 10 है भाई, समझ रहे हैं? यस सर। तो तुझे पता है जैसे यहाँ पे log e होता था, तो log e बेस में e को क्या लिखेगा शिवम? log e अपॉन में log e लिख देगा, log e अपॉन में log e कर देगा। ठीक है, लेकिन तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं? यस सर। और आपका जब यहाँ पे करेगा इस वाले पॉइंट में, आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपको, इस वाले पॉइंट में जब करेगा तो इस वाले पॉइंट में नीचे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log e और नीचे log 10। log 10 की वैल्यू सबको पता है 1 होती है, और e की वैल्यू क्या होती है वो भी पता चल गया। फिर उस वैल्यू का जब log निकालते हैं तो 0.434। अभी ठीक है ना बेटा? यस सर। अब देखो, तो log y इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। और अगर कोई बच्चे को यहाँ पे ऐसा लग रहा हो कि यार पता नहीं क्या क्या बताए जा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं एक आपको तरीका सिखा दूंगा, करना यही होगा, हो तो यही सब रहा होगा, लेकिन आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मल्टीप्लाई करके तो बता दो ना कितना आता है। 1.013। और यहाँ पे एक तरफ का log दूसरी तरफ जाके क्या बन गया? एंटी लॉग। और कितनी वैल्यू बताई? -1.013। 013। आगे बोल। 352 बस डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक लेना, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक। अब तुमने कहा ठीक है, अब एंटी लॉग और लॉग निकालना आता है ना सबको? याद है स्टेप्स? लॉग के स्टेप्स होते थे, जिसका भी लॉग निकालना होता था उस नंबर को लिख के स्क्वायर रूट प्रेस करते थे 13 टाइम्स, फिर -1 करते थे, और फिर मल्टीप्लाई करते थे 3558 से। और एंटी लॉग जो है, ठीक है ध्रुव देख रहा हूं मैं, और एंटी लॉग होता था, जिस भी नंबर का एंटी लॉग निकालना होता था, सबसे पहले लॉग के स्टेप्स उनके उल्टा होता था। पहले डिवाइड करते थे 3558 से, फिर +1 करते थे, और मल्टीप्लाई इक्वल टू 13 बार करते थे। यहाँ पे ध्रुव कह रहे हैं कि 1.01335 है, तो मैंने क्या लिखा है? हाँ तो मैंने, अच्छा 1.0135 लिख दिया, ये कह रहा है 01335। ठीक है बेटा, लिख देता हूँ, ये लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अब इसका एंटी लॉग निकालो। याद दिलाए तो एंटी लॉग के स्टेप्स। सबसे पहले कैलकुलेटर में लिखना -1.01335। फिर फर्स्ट स्टेप था डिवाइड 3558। फिर सेकंड स्टेप था +1,
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड स्टेप था मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू, बार बार प्रेस करना है 13 टाइम्स। वन 1.0036 और यहाँ पे आपका सर 0.3113 आ रहा है शायद। और यहाँ पे आपका y की वैल्यू आ गई कितनी 1.0036 ना, गलत है आंसर जो बता रहे हो। सर 0.31137 है। ये हो सकता है 0.31137। 37 कौन सा बच्चा है ये? सर संतोष। संतोष। दोबारा चेक करो भाई, एक बार सभी चेक करेंगे दोबारा यार, क्योंकि संतोष ने बता दिया है, मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ अभी। और वैसे कंफर्म हाँ करना तो पड़ेगा, क्योंकि ऊपर तो मैंने log 2 की वैल्यू निकाल के बताई थी ना, अब 2.333 की वैल्यू है। तो जल्दी से बताओ जरा, ये 0.31137 बता रहा है। सर एक बार स्टेप्स दिखाना। हाँ स्टेप्स दिखाए तो -1.01335 लिखो और उसको डिवाइड कर दो 3558 से, फिर +1 कर दो, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू 13 टाइम्स कर दो। सर 0.0960995 आ रहा है। यस सर, सही आ रहे 0.96। 96 ये गलत लग गया था मुझे। खैर, और यहाँ पे आपका मैं लिख देता हूँ अब y इक्वल टू कितना बोला यार मैं, दोबारा बोलिए। 0. सर 0.09695। सर 0.009 समथिंग है, 94। वेरीफाई कर लो यार। 096 आ रहा है। ऐसे तो ये एक और बच्चे ने भी मैसेज कर रखा है मुझे यही वैल्यू। सर 0.09695। हाँ ठीक है भाई, यही आ रहा है। 00 नहीं आ रहा, 09695 आ रहा है। ये ध्रुव ने भी बताया था पीछे, और शिव का भी यही आ रहा है। और सर यही सही है। ठीक है, अब देख लो। सही है सर, यही सही है। अब मेरी बात सुनो, ये तो ठीक है, एक्चुअल में इतना लंबा चौड़ा तुमने तरीका सीख लिया। अब देखो इसमें क्रक्स निकालो। क्रक्स ये है कि जो भी e की पावर में आएगा, रिपीट करो क्या बोला, जो भी e की पावर में आएगा उसे बेटा 0.4343 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जो भी e की पावर में आएगा उसे 0.4343 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ओके सर। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसका एंटीलॉग निकाल दिया जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका क्या निकाला जाएगा, एंटीलॉग। तो अब मैं एक काम कर रहा हूं, तुमसे करवा रहा हूं, सुन लो। और आप लोग निकाल के बताएं e की पावर -1.57, और तरीका बता दिया, फिर भी दोबारा देख लो। जो भी e की पावर में होगा उसको कैलकुलेटर पे लिखा जाएगा, प्लस में होगा तो प्लस में, माइनस में होगा तो माइनस में, और मल्टीप्लाई करेंगे 0.4343 से। ठीक है सर। और जो आएगा उसका क्या निकाला जाएगा, एंटीलॉग। सर 0.2080 आ रहा है। हाँ जी, कितना आ रहा था? 0.2080 शायद। यस सर, बाकी बच्चे यही आ रहा है। यस सर। चलिए जी,
हाथ के हाथ एक और भी कर दो, e की पावर -4.19। भाई माइनस लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो माइनस में ही है ना बार बार। तो सबको पता है जो भी e की पावर में आएगा उसे मल्टीप्लाई बाय 0.4343 किया जाएगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू बची उसका क्या निकाला जाएगा, एंटी लॉग। बताओ जल्दी कितना आता है? 0.015। 0.015। अब भाई बताओ टाइम लग रहा है जल्दी हो जा रहा है? जल्दी हो जल्दी। जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये भी सीख गए आप लोग हैं। ठीक है, अब एक काम कर रहा हूं मैं, आप लोगों को मैं एग्जांपल्स इसके करवा देता हूं और फिर क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, है ना? देखिए और देखिए भाई, ये एक एग्जांपल है और 17.11 पहला एग्जांपल है आपकी बुक का। अब क्या कहता है इसमें, आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 के। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कहता है मीन निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। मैंने कहा मीन निकालता हूं पहले। तो तुम सबको पता है कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकाला जाएगा तो m तो पता नहीं, e की पावर -m, m की पावर x, x कितना है 2 अपॉन में x फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल बराबर e की पावर -m, m की पावर x, x कितना है 3 अपॉन में x फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब उसके बाद आपका e की पावर -m से e की पावर -m कैंसिल हो गया, थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया, दिखेगा नहीं बाद में नोट्स में क्या लिखा हुआ था नीचे, तो याद नहीं रहेगा कि क्या बताया था। ये कैंसिल हो गया। फिर m स्क्वायर से m क्यूब कैंसिल हो गया, एक m बचा। तो यहाँ पे आपका क्या बचा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू m, और आपकी m की वैल्यू अब आप सबको पता है कितनी आ गई है 3। अब मीन तो पता चल गया हमें, लेकिन उसने तो हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी मांगा है। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। जी सर यही होता है। और एज यू नो कि सबको पता है वेरिएंस भी क्या होता है पाइथन में, एम ही होता है 1.732। तो 3 का अंडर रूट कर दिया जाएगा, मीन का अंडर रूट, और 1.73 ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करूंगा क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल लेते हैं। लो जी, एग्जाम्पल 17.12, ठीक है। और यहाँ पे आपका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है जरा देख लीजिए। और देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x। अच्छा एक बात याद रखना, ये बताओ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कैसे निकालते थे? सब q की पावर x। q की पावर x, बहुत बढ़िया। और नहीं, q की पावर n। यस सर n। सर n q की पावर n है ना, ये इंपॉर्टेंट बात थी। ऐसी पाइथन में देखो, ऐसी पाइथन में बताता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 के लिए बता रहा हूँ।
यहाँ पे e की पावर माइनस है, रुक जाओ यार, थोड़ा गलत ही लिखा है, सही नहीं लिखा, एक मिनट रुको। कैसी रबड़ है यार, हाँ जी, और बस एक मिनट दीजिएगा। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो होता है q की पावर n, और पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो जो है वो होता है e की पावर माइनस है, कुछ और करना ही नहीं होता। ठीक है, जरा एक मिनट दीजिएगा, मैं चार्जिंग पे लगाऊं अपना लैपटॉप, नहीं तो ऑफ हो जाएगा। हाँ जी बेटा, तो ये e की पावर माइनस m होता है, और रीजन अगर आपको पता करना है तो देख लो, सिंस एज यू नो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो होगा तो e की पावर माइनस m की पावर x जीरो, और नीचे x फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि m की पावर जीरो जो है वो भी क्या हो जाएगा 1, और नीचे जीरो फैक्टोरियल भी क्या हो जाएगा 1। तो e की पावर माइनस m ही बचेगा। खैर ये बात तुमने समझ ली, अब तुमने कहा बताओ सर फिर ये बताओ, तो यहाँ पे देख लो इस क्वेश्चन के अंदर probability that a random variable x follow Poisson distribution was assume a positive value, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तुमने कहा इसका क्या मतलब है, would assume a positive value, पता है क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या हुआ इसका? जी सर, इसका मतलब ये है probability of 1 plus probability of 2 plus probability of 3 plus probability of 4 plus probability of 5, कहां तक बेटा? इसमें n तो होता ही नहीं है ना, अगर नहीं बताया जाए तो n तो होता ही नहीं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस 3 जहां तक भी है कैसे निकाला जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, याद होगा आपको लास्ट क्लास में हमने करे हुए एटलीस्ट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कर। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ऐसे करते करते, और ये सब किसके बराबर है? 1 माइनस e की पावर माइनस 2.7 के। अब तुम्हें ये भी पता है कि ये जो पूरा का पूरा है ये पूरा का पूरा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 माइनस e की पावर माइनस 2.7। अब यहाँ पे नोटिस करो, एक्चुअल में ये तुम्हारा क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। अभी तुमने सीखा ना
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो क्या होता है, ई की पावर माइनस एम। तो तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि फिर m की वैल्यू कितनी है, मिल गई तुम्हें m की वैल्यू 2.7 मिल गई तुम्हें m की वैल्यू कितनी 2.7। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा है सर, मैंने कहा हाँ जी, कह रहे चलो आपको m तो पता चल गया, मैंने कहा तो अब मोड बता दो क्या होगा, क्या बता दो, मोड बता दो क्या होगा, बताओ भाई मोड क्या होगा। सर 2। और बिल्कुल लार्जेस्ट इंटीजर होता है ना, यस सर। तो यहाँ पे आपका लार्जेस्ट इंटीजर। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन जरा आप पढ़ के देखिए और मेरे को 1 मिनट दीजिएगा बस, है ये क्वेश्चन पढ़ के देखिए। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पे आप जरा देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है क्या, कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पॉइसन वेरिएट इज 1.732। तो सबको पता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, √m। तो 1.732 दे रखा है। अब यहाँ पे आप सबको पता है क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। तो m की वैल्यू जब स्क्वायर करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 3। m की वैल्यू जब स्क्वायर करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 3। लेकिन अब उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वेरिएट लाइज बिटवीन। तो बेटा अब यहाँ पे वेरिएबल की बात हो रही है, यानी कि एक्चुअल में ये पता है क्या कहना चाह रहे हैं, तुम सबको पता है माइनस में तो प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल होता नहीं प्रोबेबिलिटी का, वैसे होता है रैंडम वेरिएबल माइनस में, लेकिन प्रोबेबिलिटी के लिए नहीं होता। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या रैंडम वेरिएबल होंगे, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। और m की वैल्यू आ गई। अब m की वैल्यू आ गई तो यार देखो तुम सबको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। इतना लंबा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी चलो एटलीस्ट ये मैं करवा देता हूँ। e की पावर माइनस m होगा 0 तो 3, e की पावर माइनस 3, 3 की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस m, m की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल, e की पावर माइनस m की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। यही करना है ना हमें। तो e की पावर माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1
प्लस 3 प्लस 9/2 और प्लस 27 अपॉन में 6। तो यार e की पावर -3 की वैल्यू तो बता दो कितनी आ रही है। e की पावर -3 की वैल्यू अब तो सिखा दिया। जो भी e की पावर में हो उसे मल्टीप्लाई कर दो 0.4343 से और जो आए उसका क्या निकाल दो, एंटी लो। बताओ भाई जल्दी। 0.049. 0.04976. 0.04976 यही ना। Yes, sir. इसको 13 से मल्टीप्लाई करते। .646. 0.646 और 0.64665 लिख देते हैं। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। सर 67 है वो। क्या बेटा 646 बोला है ना इसमें। Yes, sir. वो कोई बात नहीं, 647 भी हुआ तब भी 65 ही लिखूंगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो ये तो आपका मैंने एग्जांपल्स आपको करवाए। अब मेरी बात सुनो, जो मैंने आपको करने के लिए क्वेश्चन दिए हैं वो तो है ही है, लेकिन उससे पहले उन क्वेश्चनों से पहले पाइथन के ये एग्जांपल 17.14 मार्क करो। नहीं होगा मैं करवाऊंगा, कल ही करवाना है। एग्जांपल 17.14 मार्क करो। सेवनटीन पॉइंट 15, 17.16, 17.17, 17.19, दैट्स इट। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। अब तुमने कहा होमवर्क बहुत ज्यादा हो गया। सेट ए 15 से 20 मिनट का है, सेट बी 30 से 40 मिनट का है। जो अगर करोगे तो सेट ए और सेट बी तो कर ही लेना और ये एग्जाम्पल कर लेना कल तक। सेट सी फिर आपको करना होगा संडे तक। अगर कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो कोई और दिन लगा दूंगा एडिशनल। मतलब ये वाले जो क्लास है सेट सी वाली संडे नहीं लूंगा, किसी और दिन ले लूंगा। लेकिन सेट ए सेट बी और ये एग्जाम्पल्स ये तो आपको करने ही करने चाहिए। मैक्सिमम सब कुछ मिला के 1 से 1.5 घंटे का रिक्वायरमेंट है और उतना टाइम आप निकाल पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करूंगा। कर लोगे ना। अब ये देख लो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नहीं करा तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप कहोगे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मैं सारे कर दूंगा। लास्ट टाइम आपने बाइनोमियल के क्वेश्चन नहीं करे थे मॉर्निंग बैच में, मैंने करे ना तब भी, तो मैं अभी भी कर दूंगा। लेकिन मेरे करने से आप खुश हो जाओगे, हाँ जी अब तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारे करने से ही होगा। चलो फिर एंड करें क्लास को अभी। Okay, sir. चलिए ठीक है, ये मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ है, क्लास एंड कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ।